और इसी क्रम में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा कुंवर नीरज प्रताप सिंह जी को कि वो अपनी सफलता की कहानी, अपना अनुभव हमारे सभी किसान भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ साझा करें। कुंवर नीरज प्रताप सिंह धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, इस वेबिनार से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों एवं कृषक बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवित कृषि भूमि सौंपी थी। पिछले कुछ दशकों में अंधाधुंध रासायनिक खादों और जहरीली दवाओं के प्रयोग से हमने इसे मृत भूमि में बदल दिया है। इसी प्रकार विरासत में हमें उच्च भूमि जल स्तर, फलदार एवं पर्यावरण अनुकूल वृक्षों की श्रृंखला मिली थी। हमारी बदली जीवन शैली और प्राथमिकताओं ने इस सब का विनाश किया है। अब हमें अगली पीढ़ी को सुरक्षित और सुखी जीवन मिले, इस निमित्त सुधार के प्रयास करने होंगे। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि। इसका आधार गौ माता है और आत्मनिर्भर गांव का भी आधार गौ माता है। इसलिए हमें गौ पालन से जुड़ के और प्राकृतिक कृषि से जोड़ना होगा। मैं अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए बात आगे बढ़ाता हूँ। मैं शाहजहांपुर जनपद के ग्राम जेबा का मूल निवासी हूँ और पिछले 30 वर्षों से नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग से जुड़ा हूँ। मेरे बड़े भाई श्री राजीव सिंह मूलतः कृषक हैं और रासायनिक कृषि करते हुए रसायन मुक्त कृषि की अनेक विधियों पर उन्होंने अभ्यास किया। मैं यहाँ किसी विधि का नाम नहीं लेना चाहता, किंतु सभी विधियां अत्यधिक महंगी थी और न तो प्रकृति अनुकूल थी और न ही कृषक की दिनचर्या के अनुकूल। इसके साथ ही इसमें उत्पादन भी गिरा। 2014 में उन्होंने श्री सुभाष पालेकर के शिविर में प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण लिया और जीवामृत, घन जीवामृत, 10 अर्क, आच्छादन, बेड पद्धति, सह फसली सभी विधियों को अपनाते हुए न सिर्फ उत्पादन में वृद्धि की, बल्कि अपनी कृषि भूमि को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। कोरोना महामारी के लॉकडाउन में मेरा भी अधिक दिन गांव रहना हुआ। इस दौरान मैंने सुभाष पालेकर गौ प्राकृतिक कृषि का अध्ययन किया। इसमें पंच स्त्री बागवानी ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया। तो मैंने आधा एकड़ में अमरूद, नींबू, अनार, केला, पपीता, सहजन आदि का रोपण कर इस पर कार्य प्रारंभ किया। पूर्व में जो 1 एकड़ भूमि जिसमें मेरे भाई साहब प्राकृतिक कृषि कर रहे थे, उसे बढ़ाकर 4 एकड़ किया। इसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु जीवामृत के निर्माण का जो व्यवस्था थी वो अभी तक 200 लीटर के ड्रम में थी। उसकी बजाय हमने 2200 लीटर का एक सीमेंटेड टैंक बनाया। इतने दिनों में मैंने समझ लिया था कि जीवामृत की भरपूर मात्रा जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारी शुद्ध जीवाणुओं की पूरी कॉलोनी डेवलप नहीं होने वाली। हमारे पास 11 गौवंश है। इनसे प्राप्त गोबर और गोमूत्र को जीवामृत एवं घन जीवामृत के निर्माण में प्रयोग किया। फसलों को बेड पर लगाकर से आच्छादन किया। इन सब विधियों के प्रयोग से कुछ माह में ही खेत में केंचुआ का आवागमन प्रारंभ हो गया, मिट्टी में परिवर्तन हुआ और फसलें स्वस्थ दिखाई पड़ने लगी। यहाँ बीच में बताना चाहूंगा कि हम जब भी प्राकृतिक कृषि से जुड़ते हैं तो आच्छादन और बेड का जो महत्व है उसे समझना बहुत आवश्यक है। जो भी नए कृषक जुड़े तो इस पूरी विधि का जो परिणाम होता है, किस प्रकार से जीवाणुओं का संसार विकसित होता है, उन्हें कितना तापमान चाहिए, उन्हें कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, तो इसको लेकर के आच्छादन का क्या महत्व है ये समझना बहुत आवश्यक है। विधियों को और अधिक व्यवहारिक रूप से समझने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कृषक यात्रा के माध्यम से गुरुकुल विश्वविद्यालय के 180 एकड़ के प्राकृतिक फार्म और अमृतसर में पिंगलवाड़ा ट्रस्ट के 33 एकड़ के प्राकृतिक फार्म का भ्रमण किया। इससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा। वर्तमान में हमारे पास मुख्य फसलें केला और गन्ना है, जिसमें 8 फुट की दूरी पर लगा हुआ गन्ना हम 4 बार काट चुके हैं और 5वें वर्ष की फसल खड़ी है। इसके बीच के स्थान पर हम सब्जियां आदि लेते हैं। गन्ने से
गुड़ बनाकर विक्रय करते हैं और इस बार लगभग 1200 लीटर इसी प्राकृतिक गन्ने का गुड़ भी बनाया है। इसके अतिरिक्त एकल फसल में धान और बहुफसली में गेहूं, चना, मटर, बाकला, धनिया, सौंफ, मेथी आदि का उत्पादन ले चुके हैं। इसी बीच मेरा लोक भारती से संपर्क हुआ। श्री ब्रजेंद्र पाल सिंह जी एवं श्री गोपाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में मुझे एक नई राह मिली। अब मैं संगठन के माध्यम से प्राकृतिक कृषि के विस्तार एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जुड़ा हूं। इस समय मेरे सामने दो राह थी। एक तो मैं अपनी 4 एकड़ की भूमि को 4 से 14 और 14 से 40 एकड़ के प्राकृतिक फार्म में बदलने के लिए काम करूं। दूसरा ये था कि अधिकाधिक कृषकों से संपर्क कर और अधिक से अधिक कृषक इस विधि से जुड़े, इसके लिए काम करूं। ऊर्जा तो एक ही है, किस जगह लगाना चाहिए यह तय करना था, तो मैंने दूसरी राह चुनी। अब मैं अपने प्राकृतिक कृषि फार्म में का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं और अपना अधिक समय लोक भारती के साथ इस कार्य में लगा रहा हूं। मेरे अनुभव के अनुसार सुभाष पालेकर गौ कृषि प्रकृति के सर्वाधिक अनुकूल है। इससे सीधे गौ संरक्षण होता है, भूजल स्तर में सुधार होता है, जैव संरक्षण भी होता है। क्योंकि इस विधि में कृषक को बाजार से कुछ खरीदना नहीं होता, अतः कम खर्च में अच्छा उत्पादन होता है और विष मुक्त उत्पाद मिलने से आय में वृद्धि होती है। देश के लगभग हर हिस्से में इस विधि को अपनाते हुए मॉडल फार्म खड़े हैं और इनसे जुड़े कृषक अच्छी आय प्राप्त कर सुखी और संतोषी जीवन जी रहे हैं। कई बार प्राकृतिक कृषि अपनाने वाले कृषक जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग कर ही इसे पर्याप्त मान लेते हैं। ये गलत है। अधूरे प्रयोग से सही उत्पादन नहीं होगा, हानि होती है और निराशा मिलती है। और इस निराशा का परिणाम यह होता है कि और जो नए जुड़ने वाले कृषक हैं वो इस भय और भ्रम में इस विधि से जुड़ नहीं पाते। अतः इसे प्रारंभ करने से पूर्व इसका पूरा प्रशिक्षण लेना चाहिए। आवश्यक है सभी बिंदुओं को अपनाएं, साथ ही प्राकृतिक कृषि के किसी स्थापित मॉडल का भ्रमण करें और प्रथम वर्ष में थोड़ी सी भूमि में इसका अभ्यास करें। कुछ मुख्य बिंदु हैं, पूर्व के वक्ताओं ने भी इनका वर्णन किया है। जीवामृत एवं घन जीवामृत का विधि अनुसार प्रयोग करें। बेड पर फसल और नाली में सिंचाई, इससे जल की बचत होती है और जब हम प्रकृति के विज्ञान को पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा कि वनस्पति की जड़ें जो हैं वो सीधे पानी नहीं पीती, उन्हें एक वातावरण चाहिए जिसे सुभाष पालेकर जी ने वापसा का नाम दिया है। उस वातावरण में मिट्टी के कणों के बीच में आधी वायु और आधा जल वाष्प होता है। उसके हिसाब से उसके अनुसार वनस्पतियां जो हैं वो जल ग्रहण करती हैं। सहफसली का प्रयोग आवश्यक है, जिसमें द्विदलीय फसलें प्रमुख है। फसल अवशेषों का आच्छादन करें, इससे केचुआ के आवागमन एवं सूक्ष्म जीवाणुओं को कार्य करने हेतु आवश्यक तापमान एवं आर्द्रता मिलती है। देसी बीजों का प्रयोग अति आवश्यक है, जैसा कि पीछे के वक्ताओं ने चर्चा की है। ये जो अंग्रेजी बीज हम इन्हें कह सकते हैं, जो हाइब्रिड बीज हैं, उनका निर्माण ही इस प्रकार से हुआ है कि उन्हें रासायनिक खादें और रासायनिक दवाओं की आवश्यकता होती है। तो हमें देसी बीजों पर काम करना होगा। देसी बीजों के संकलन करने के लिए भी किसान लोग आगे बढ़े। हमारे पास कई कृषक हैं जो देसी बीजों पर काम कर रहे हैं और उनका संकलन भी कर रहे हैं। कीट नियंत्रण हेतु 10 अर्क सदैव तैयार रखें। इसके निर्माण में लगभग 45 दिन लगता है, अतः इसकी पूर्व तैयारी हो। 10 अर्क के छिड़काव के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास का समय चुने। उसके पीछे एक तकनीकी पहलू है, वो विस्तार से जाएंगे तो समय बहुत लगेगा। कीट नियंत्रण हेतु हमारे खेत में प्राकृतिक वातावरण देने हेतु विभिन्न प्रकार के पौधे लगाएं। उदाहरण के रूप में हम गेंदा लगा सकते हैं। गेंदा हानिकारक कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे खेत की सुंदरता बढ़ती है और इससे जो फूल मिलेगा उसकी बिक्री कर हम आय प्राप्त कर सकते हैं।
विश्व मुक्त कृषि का विषय अधिकतम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया है। फेसबुक पर संकल्प प्राकृतिक कृषि के नाम से एक अकाउंट है। इस पर प्राकृतिक कृषि की विधियां एवं सफल कृषकों की जानकारी दी जाती है। लोक भारती की मासिक पत्रिका लोक सम्मान में भी आपको ये विषय मिल सकते हैं। लोक भारती अपनी योजना अनुसार कृषक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करता है। इसमें आप निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। मेरा कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि अपने खेत के किसी कोने में पंचस्तरीय बागवानी अवश्य लगाएं। इससे हम अपने परिवार को विष मुक्त सब्जियां एवं ऋतु अनुसार फल उपलब्ध करा पाएंगे और अधिक उत्पादन होने पर इसकी स्थानीय बाजार में बिक्री भी कर सकते हैं। प्राकृतिक कृषि अपनाने से पूर्व किसी प्राकृतिक फार्म का भ्रमण करें। भ्रम में गलत पद्धति ना अपनाएं, इससे हानि हो सकती है। अंत में मेरा केंद्र से जुड़े वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि प्राकृतिक कृषि की विधियों का प्रसार करते हुए उस पद्धति से कृषि करने वाले कृषकों के यहाँ भ्रमण अवश्य करें, उनकी फसलें देखें। प्राकृतिक कृषि की सही विधि जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग होता है, इसका प्रसार हो ताकि कृषकों को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं। इसके अतिरिक्त हमसे जुड़े जो कृषक हैं उनके फसलों का जो उपज है उनकी बिक्री के लिए लोक भारती ये कार्यक्रम चलाता है। हम नगरों में एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है अन्नदाता सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में हम अपने से जुड़े कृषकों का नगरीय परिवारों से परिचय कराते हैं और उनसे आग्रह होता है कि आप इनके खेतों पर जाएं और इनकी विधियां देखें, समझें और इनसे जुड़ें, अपनी आवश्यकता की चीजें इनसे खरीदें। हम जो हमारी मुख्य फसल गन्ना है उससे हम गुड़ बना के बिक्री करते हैं और इस बार लगभग हमने 1200 लीटर का सिरका भी बनाया। 2 वाक्यों में बताना चाहूंगा कि यदि हम प्राकृतिक रूप से तैयार गन्ने का गुड़ बना के बिक्री करते हैं तो सामान्य रूप से की गई खेती से कम 3 से 4 गुना अधिक आय होती है और अगर सिरका बनाकर बिक्री करते हैं तो कम से कम 10 गुने की आय होती है। इसका पूरा विवरण कभी कोई और चर्चा होगी तो उसकी कैलकुलेशन मैं सामने रखाऊंगा। इस प्रकार खत्म है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नीरज जी? बिल्कुल नीरज जी। अच्छा जी हाँ। इस वेबिनार में मुझे अनुभव साझा करने का अवसर देने के लिए केंद्र के सभी वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद। जय गौ माता। हाँ नीरज जी, आपका जो जितना व्याख्यान था, जो भी आपने बताया, पूरा कंप्लीट संपूर्ण जानकारी आपने नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के ऊपर दी सभी किसान भाइयों को। और किसान भाई नहीं, हम जितने भी यहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत लाभ पहुंचा है। और आपने ABCD पूरा समझा दिया प्राकृतिक खेती के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त में आपने बताया, परंतु विस्तार से हम सबको समझ में आ गया। तो नीरज जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आगे भी हमारे एक्सपर्ट के रूप में, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने देखा ही होगा, हाल ही में कहा कि वो जर्मनी में थे, कि पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे एक्सपर्ट किसानों की, जो आपकी तरह, नीरज जी की तरह जो एक्सपर्ट हैं और भी जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, उनकी तरह प्रगतिशील किसान और जो जागरूक किसान हैं, जो प्राकृतिक खेती को दिल से, मन से अपना रहे हैं, इस तरह के किसानों की बहुत ज़रूरत है। और उनको देश में ही एक्सपर्ट के रूप में नहीं, बल्कि विदेश भी हमारी तरफ देख रहा है कि किसानों को एक्सपर्ट के रूप में फॉरेन कंट्रीज़ में ले जाया जाए। और जो कंट्रीज़ बाहर, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो विदेश जितने भी जो ये कंट्रीज़ हैं वो जानना चाहती हैं कि किस तरह से भारत के जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती और ट्रेडिशनल फार्मिंग और कैसे इनोवेशंस कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और देश को ही नहीं, पूरे संसार को ये जो केमिकल फ्री फार्मिंग करके दिखा रहे हैं कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बरकरार रहती है।
बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे डॉक्टर वैद और भी हैं कोई जी जी इंटरेक्शन करने के लिए किसान भाई? हाँ, अब आइए अब हम